के साथ मैं हूं प्रियंका राव और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए बीजेपी के मिशन 2024 से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर 25 सीटों का लक्ष्य लेकर राजस्थान में बीजेपी लोकसभा चुनाव में फतेह करने की तैयारी में जुटी है। राज्यसभा लोकसभा चुनावों की तैयारी बीजेपी की ओर से शुरू की गई है। कल सुबह 11 बजे बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कई नेता इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। राज्यसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर खास चर्चा की जाएगी। बीजेपी के गांव चलो अभियान सहित अन्य अभियानों पर भी रणनीति तैयार की जाएगी। तो राजस्थान की 25 सीटें बीजेपी के खाते में आ सके, इसे लेकर कल एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होगी। कई दिग्गज इस बैठक में शामिल रहेंगे। सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, महत्वपूर्ण बैठक, कौन कौन शामिल हो रहा है इसमें? देखिए, पार्टी के जो तमाम कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कल की बैठक में रहेंगे और इसी महीने राज्यसभा के चुनाव होने हैं। 8 तारीख से नॉमिनेशन फाइल होने की तारीख है और जो आखिरी सप्ताह फरवरी का, उसमें वोटिंग भी होगी और नतीजे भी आ जाएंगे। तो 3 सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा की राजस्थान के लिए, तो उनमें 2 सीटें बीजेपी को मिलना तय है। 2 नेता कौन मिलेगी? क्या केंद्रीय नेतृत्व नाम सुझाएगा या फिर राजस्थान से भी किसी एक नेता को राज्यसभा में भेजा जा सकता है? तो उस पर भी कल चर्चा हो सकती है। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भी हुई है किस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया जाए। वो जो सीटें जहां पर पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में ज्यादा सफलता नहीं मिली है, यानी कि वहां जहां पर माइनस वोटिंग है कांग्रेस के पक्ष में, जहां पर फैसला सुना है जनता ने, यानी कांग्रेस का परिणाम भारी रहा है, तो वहां को लेकर के भी बीजेपी चिंतित है और बीजेपी कोशिश कर रही है कि जिस तरह से 2 बार 2014 और 19 में जिस तरह से विजय पताका पार्टी ने फहराई, सारी सीटें जीती, तो ठीक उसी तरह से एक बार फिर से 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में आए। तो तमाम बड़े जो नेता हैं, कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं, वो बैठकर चिंतन करेंगे। और गांव चलो अभियान शुरू हो रहा भारतीय जनता पार्टी का 4 फरवरी से 11 फरवरी तक। तो राजस्थान में 9 से 11 फरवरी के बीच में तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता, मुख्यमंत्री से लेकर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक, ये गांव में रात्रि प्रवास करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जनता से राय लेंगे। भजनलाल सरकार ने जो शुरुआती काम करे हैं, बिल्कुल। और बाबूलाल, जब गांव-गांव जाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित तौर पर इसका फायदा भी मिलेगा आगामी चुनाव में। कल की बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एम्स जोधपुर के चौथे दीक्षांत समारोह की बात करेंगे, जहां पर मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सीएम भजनलाल शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इस दौरान एम्स जोधपुर, नागपुर, बिलासपुर एम्स में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और सेवाओं का उद्घाटन किया गया। सीएम ने 241 करोड़ लागत के 70 कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का आभार जताया। साथ ही सीएम ने समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी चिकित्सकों को बधाई दी। एम्स के 4 दीक्षांत समारोह में 22 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उन्नयन कार्य के तहत कॉलेज के 200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। हम शिशु है अज्ञानी माता देवते, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते। हम शिशु है अज्ञानी माता देवते। 241 करोड़ रुपए से अधिक के लगभग 70 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। 200 करोड़ रुपए की लागत से सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में जयपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एवं 5 विभागों के अपग्रेडेशन का कार्य भी आपने किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ने हमें सिखाया है
हम दर्दी को नारायण का स्वरूप देखते हैं। कोई दर्दी हमारे यहां आते हैं, कोई डॉक्टर के पास आते हैं, वो नारायण है, यानी कि ईश्वर का स्वरूप है, उसकी सेवा करना है। जब दर्दी नारायण है, ईश्वर का स्वरूप है, तो हॉस्पिटल क्या है? मैं मानता हूं कि हॉस्पिटल चिकित्सा का मंदिर है। जब हॉस्पिटल मंदिर है, मंदिर में नारायण के रूप में पेशेंट है, तो डॉक्टर के रूप में आपकी जिम्मेवारी क्या है दोस्तों? एक मंदिर में पुजारी की जो जिम्मेवारी होती है, वो जिम्मेवारी डॉक्टर की पेशेंट और हॉस्पिटल के प्रति होती है। का दिन निश्चित ही हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से चिकित्सा का परिदृश्य देश में बदल रहा है, जिस तरह से विश्व स्तरीय चिकित्सा देश में, चिकित्सा की सुविधाएं देश में जिस तरह से बढ़ रही है, उनका एक छोटा सा नमूना हम सब ने कि आप सबकी उपस्थिति में ऐसे गरिमामयी कार्यक्रम में कितने सारे विस्तार जो है, आज उनका उद्घाटन या शिलान्यास सम्मानीय मंत्री जी के करकमलों से आज यहां हुआ है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए भारत रत्न के ऐलान के साथ ही लालकृष्ण आडवाणी को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने खुशी जताई है। इस दौरान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा किए जाने पर शुभकामनाएं दी। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि आडवाणी जी ने बड़ा परिश्रम किया है, भारत रत्न के लिए आडवाणी जी हकदार हैं। बात है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इसके लिए श्री मोदी जी को, भारत सरकार को धन्यवाद और बधाई तो है ही, लेकिन आडवाणी जी के जीवन को देखते हुए ये अपरिहार्यता और आवश्यकता भी थी। उनके कार्यों और उनके द्वारा किए गए सारे जो परिश्रम हैं वो बहुत बड़े हैं। आडवाणी जी कराची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने, वहां से आकर राजस्थान से उनका संपर्क रहा। राजस्थान में उधर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सीकर में ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला शिक्षा को लेकर यह संस्थान प्रदेश का सबसे अग्रणी संस्थान है, जहां ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की पढ़ाई होती है। यूडीएच मंत्री ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आरपीएससी भंग करने के सवाल के जवाब में कहा कि वे खुद वकील हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और उसको भंग करने की एक अलग प्रक्रिया होती है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी बालिका और ग्रामीण शिक्षण संस्थान इस क्षेत्र में जिस पिछले 3 दशकों से अधिक समय से बालिका शिक्षा में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का अनुशासन, यहाँ की सुशिक्षा, सुसंस्कार देने की इस संस्थान की जो प्रवृत्ति रही है। और जयपुर विकास प्राधिकरण में लैंड फॉर लैंड घोटाले की चर्चा जोरों पर है। प्रस्तावित सेक्टर रोड के किनारे जमीन के बदले बेशकीमती जमीन देने के खेल में जेडीए के अधिकारियों पर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं, जिसके बाद यूडीएच मंत्री ने लैंड फॉर लैंड मामले के जांच के निर्देश दिए। लेकिन यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशों के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने 1 महीना गुजरने के बावजूद जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी। हालांकि अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी लैंड फॉर लैंड मामले को लेकर मीडिया से बचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जांच के आदेश दिए थे, कुछ रिपोर्टें आ गई, कुछ अभी आना बाकी है। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी उसका अध्ययन नहीं करूंगा, तब तक मैं कोई टिप्पणी नहीं। जांच के आदेश दिए थे, कुछ रिपोर्टें आ गई, कुछ अभी आना बाकी है। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी उसका अध्ययन नहीं करूंगा, तब तक मैं कोई टिप्पणी नहीं।
और अब बात कांग्रेस के महामंथन की करेंगे। बात कांग्रेस के लोकसभा के रण की तैयारी की होगी। बाड़मेर जैसलमेर में विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद लोकसभा चुनावों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे, इसके लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। इसी को लेकर आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर टाउन हॉल में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस दौरान मंच से कई नेताओं ने विधानसभा चुनाव में हार पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। हम हमारे कार्यकर्ताओं को ये कह रहे हैं कि भाई उस वक्त हम जो कर सकते थे वो थोड़ा बहुत हम नहीं कर पाए। सरकार ने अच्छा किया, बट हम संगठन के लोग जो उसकी टिकट काटना चाहिए था वो नहीं काट पाए, लेकिन अब हम करके दिखाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो चाहेंगे वो फैसले हम लोग करेंगे, पार्टी आला कमान फैसले करेगी और हम लोग जीतेंगे। लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा 4 दिनों के अंदर जो सत्ता पक्ष का हाल रहा है, उनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारे क्वेश्चंस हैं सब घबराए हुए हैं, असमंजस की स्थिति है, ये विधानसभा के अंदर बन रही है। हमने जनता के जो मुद्दे हैं उनको बड़े तरीके के साथ नियम और प्रक्रिया के तहत विधानसभा में उठाया है। तो कांग्रेस के वर्कर्स ने जो बातें की है, आज जहाँ कोई डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा वोटों का नहीं है, एडजस्टमेंट की मैनेजमेंट की कमी रहेगी, तो उन बातों को आपने सुना, आपके भी अंदर भी बैठे थे, हमने आपको भी नहीं कहा कि आप बाहर चले जाओ, हमने खुली रूप में बातें की हैं। तो इनकी भावनाएं जो हैं उनके ऊपर ही चलेंगी। और बात कांग्रेस के बैठक की। राजस्थान प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य और लोकसभा चुनाव अजमेर प्रभारी पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा आज एक दिन के दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारी से लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया और रायशुमारी करते हुए दावेदारों के आवेदन भी लिए गए। अजमेर शहर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में स्थानीय उम्मीदवार रखने की मांग रखी गई। साथ ही गुटबाजी को लेकर भुलाकर लोकसभा चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ा जा सके, इसे लेकर भी बातचीत की गई। पता नहीं है क्या, मैंने बोला कि मैं सब जगह कैसे मेहनत करी थी, मैं भी इंचार्ज था, मैं भी लगा था। हाँ बिल्कुल, देखो बिना मेहनत कोई सफलता नहीं मिलती है। आज स्थिति ये है कि जो हमारे सामने वाली पार्टी है वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और भावना भड़का करके वो लोगों को इमोशनल कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि हमारा कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूती से मेहनत नहीं करेगा तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन था या आह्वान था कि आप सब मजबूती के साथ में एकजुट रहिए, एकजुट होकर मेहनत करिए और मेहनत से फतेह प्राप्त की जा सकती है। और बात नागौर की स्कूली छात्र की हत्या के मामले में आखिरकार दूसरे दिन देर शाम को सहमति बन गई। आरोपी के अवैध मकान को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन ने 5 दिन का वक्त मांगा है और इसके पीछे यह कारण बताया गया है कि यही मकान घटना स्थल है। ऐसे में पहले पुलिस अनुसंधान प्रक्रिया पूरी करेगी और उसके बाद यहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लोगों को पुलिस अनुसंधान की प्रक्रिया के बारे में समझाया गया, तब जाकर लोग मान गए। इसके अलावा 50 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रदेश सरकार को इसका प्रस्ताव भिजवाया जाएगा। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी के साथ ही शामिल अन्य आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया गया है। मामले में एसआईटी का गठन भी एडिशनल एसपी के नेतृत्व में किया गया। मांगे मानने पर परिजनों ने देर शाम को शव उठा लिया। मामले में परिजनों को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, एसपी नारायण टोगस ने वार्ता कर आश्वस्त किया है। यशराज की हत्या के प्रकरण के संबंध में आज जो उनके जो प्रतिनिधि थे उनके समाज की और अन्य जो लोगों के साथ वार्ता हुई, उसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु जिन पर सहमति बनी, एक तो ये मुकदमे में जो नामजद आरोपी हैं और अन्य जो हैं उन संबंधित की गिरफ्तारी की जाए। तो उसके संबंध में कुछ गिरफ्तार भी हुए और बाकी कार्रवाई करवा रहे हैं पुलिस से, इसमें सहमति हुई है। दूसरा है दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का है। तीसरा जो आरोपी के मकान जो है अतिक्रमण में बताए गए हैं तो उसके संबंधित की जाँच करके नियमानुसार उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनका जो भी देखिए, कल जो एक बच्चा गायब था उसका मुकदमा दर्ज हुआ था। कल हमने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके निदाशाई से डेड बॉडी को रिकवरी कर लिया था और उसके पोस्टमार्टम को लेके पीड़ित पक्ष है वो कुछ डिमांड को लेके आज धरने पे बैठा था। कलेक्टर साहब के और हमारे साथ में उनके जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ वार्ता हुई। वार्ता होके ये तय हुआ कि
ये जो इसकी जांच है वो SIT गठित की जाएगी, एडिशनल SP के नेतृत्व में वो अनुसंधान करेगी। भाई हमारी यही मांग है कि दोषी अगला ने गिरफ्तार करो और टोटल जितना भी दोषी है पाने सजा मिले और ये गिरोह को पूरा पर्दाफाश हुए कौन कौन गिरोह में और करेंगे। इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का, जयपुर से बड़ी खबर है। नए महाधिवक्ता के नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजेंद्र प्रसाद राजस्थान सरकार के नए महाधिवक्ता बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद सरकार ने ये आदेश जारी किए। तो राजेंद्र प्रसाद राजस्थान सरकार के नए महाधिवक्ता बने हैं। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। आदेश की कॉपी इस वक्त एक्सक्लूसिवली सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। और करेंगे एक और बड़ी खबर का, डीडवाना से बड़ी खबर है, जहां पर बस में भीषण आग लगने की सूचना मिल रही है। मेगा हाईवे पर बस में भीषण आग लग गई। बस में आग के कारण हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद बस में आग लगी है। बस की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। आग लगते ही बस में बैठी सवारियों में भी हड़कंप मच गया। आग लगते ही सवारियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ियां फिलहाल घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो पहले बस की टक्कर हुई बाइक से और उसके बाद बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं जब बस में आग लगी तो बस में जो अंदर यात्री मौजूद थे उनमें हड़कंप मच गया और किसी तरह से कूदकर बस से बाहर निकलकर उन्होंने अपनी जान बचाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। मेगा हाईवे से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक बस में भीषण आग लग गई। रफ्तार का कहर दिखाई दिया, जहां पर बस और बाइक में टक्कर हुई और उसके बाद पूरी की पूरी बस आग के हवाले हो गई। हालांकि वहां पर दमकल की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। दुखद खबर यह है कि जिस बाइक से बस की टक्कर हुई थी उस बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि बस में जो यात्री सवार थे उस दौरान वो आग की चपेट में नहीं आए हैं, वो सभी सुरक्षित है, क्योंकि समय रहते बस से कूदकर सभी ने अपनी जान बचा ली। तो दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक पहले की तस्वीर है जब इस बस में आग लगी थी, तो वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर आग पर काबू पाया जा रहा है। दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ तो घंटों हाईवे पर जाम लगा रहा। जो वहां पर यात्री गुजर रहे थे वो भी परेशान होते रहे। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, भीषण सड़क हादसा जिसकी तस्वीर हम देख पा रहे हैं, अपडेट क्या है वहां से? बिल्कुल, सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर है और डीडवाना से गुजरने वाले मेगा हाईवे पर बस में भीषण आग लग गई। हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दरअसल बाइक से इस बस की टक्कर हो गई थी और बस की टक्कर के बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और बस में भी आग लगी। हालात ये रहे कि जो बस में जो सवारियां बैठी है उनमें हड़कंप मच गया। आग लगते ही बस में जो सवारियां थी, यात्री थे, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है और आग को बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। अभी तक की जानकारी है कि बाइक सवार की मौत हो गई है। बाकी के जो बस में सवार लोग हैं वो कोई हताहत हुए या सभी सुरक्षित है, इसे लेकर अभी अब थोड़ा देर में अपडेट सामने आएगा, क्योंकि अभी दमकल से आग पर काबू पाने का प्रयास चल रहा है। डीडवाना से गुजरने वाले मेगा हाईवे की ये घटना है। जी, ये अपडेट आप बता रहे हैं महेंद्र की अभी फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि जो बस में यात्री सवार थे क्या वो सभी सुरक्षित हैं। लेकिन महेंद्र, क्या ये पता चल सका है कि आखिर ये हादसा किसकी लापरवाही से हुआ? देखिए, अभी ये तुरंत की घटना है, कुछ देर पहले की। अभी आग बुझाने का काम ही चल रहा है। ये पता नहीं चल सका है कि बस के चालक से लापरवाही हो गई या बाइक वाले से। लेकिन दुखद ये है कि बाइक के चालक की इस घटना में मौत हो गई है और बाकी अभी जो यात्री जैसे तैसे बचकर नीचे उतरे हैं सारे, और अभी आग बुझाने का काम फिलहाल दमकल की टीमें कर रही है। महेंद्र, तो कोशिश जारी है आग बुझाने की। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट मिलते ही आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 10वीं फेल IAS IPS के नाम पर साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही एक हैरान करने वाली कहानी महाराष्ट्र के नागपुर से आई है, जहां शातिरों ने नागपुर CP के नाम पर ठगी कर डाली। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।
जिन अधिकारियों के कंधों पर लोगों को ठगी से बचाने की जिम्मेदारी है, वे खुद साइबर ठगों के निशाने पर हैं। ठगों ने IAS और IPS अधिकारियों के फेसबुक अकाउंट हैक करने के बाद फर्जी अकाउंट बनाकर उनसे जुड़े लोगों से ठगी शुरू कर दी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे इन शातिरों पर ऐसा ही आरोप है। 2 सितंबर 2023 में माननीय CP साहब इनका फेक अकाउंट बनाया गया था और उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट गए CRPF का ऑफिसर है करके और बदली करके फर्नीचर बेचने वाला हूँ करके ऐसा फंसा के 2 विक्टिम से अलग अलग पैसे ले गए थे। ये गुना दाखिल था। जांच अधिकारी के मुताबिक मामला 2 सितंबर 2023 का है। शातिरों ने नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के नाम पर भी फर्जी फेसबुक अकाउंट तैयार किया। इस अकाउंट के जरिए साइबर अपराधी पुलिस आयुक्त के मित्रों से पैसे की मांग कर रहे थे। शिकायत के बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस ने 3 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने और 2 आरोपियों को दबोचा। रुकमुद्दीन सहबुद्दीन वय 28 साल, इसको अरेस्ट किया। ये अकाउंट से पैसे निकाल के आगे ट्रांजैक्शन इसका फॉरवर्ड करता था और ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करता था। ये ऐसा इसका रोल है। इसको हम लोग ने अरेस्ट किया है और उसमें से आरोपी अरेस्ट करने हैं, वो भी तपास चल रहा है। पुलिस के मुताबिक उसने सुरेंद्र सिंह, तौसीफ खान, संपत राम के साथ मुख्य आरोपी रुकमुद्दीन सहबुद्दीन को भी अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी रुकमुद्दीन सहबुद्दीन अलवर का रहने वाला है, लेकिन इस केस के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब खबर बस में महिला से छेड़छाड़ की। मुंबई से उदयपुर आ रही श्रीनाथ सॉलिटेयर के बस में शनिवार अलसुबह एक महिला ने युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। अपने साथ हुई छेड़खानी के बाद युवती जोर से चिल्लाई तो बस में सो रहे सभी यात्री जाग गए और बदमाश की जमकर धुनाई की। बाद में उसे रास्ते में उतार दिया गया। बस शनिवार को जब उदयपुर पहुंची तो महिला बस को सीधी हिरणमगरी थाने ले आई और रिपोर्ट दर्ज कराई। हिरणमगरी थाना पुलिस ने यात्रियों से भी पूछताछ शुरू की। और बात नागौर की स्कूली छात्र की हत्या के मामले में आखिरकार दूसरे दिन देर शाम को सहमति बन गई। आरोपी के अवैध मकान को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन ने 5 दिन का वक्त मांगा है और इसके पीछे ये कारण बताया गया है कि यही मकान घटना स्थल है। ऐसे में पहले पुलिस अनुसंधान प्रक्रिया पूरी करेगी और उसके बाद यहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लोगों को पुलिस अनुसंधान की प्रक्रिया के बारे में समझाया गया, तब जाकर लोग मान गए। इसके अलावा 50 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रदेश सरकार को इसका प्रस्ताव भिजवाया जाएगा। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी के साथ ही शामिल अन्य आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया गया है। मामले में SIT का गठन भी एडिशनल SP के नेतृत्व में किया गया। मांगे मानने पर परिजनों ने देर शाम को शव उठा लिया। मामले में परिजनों को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, SP नारायण टोगस ने वार्ता कर आश्वस्त किया है। यशराज की हत्या के प्रकरण के संबंध में आज जो उनके जो प्रतिनिधि थे उनके समाज के और अन्य जो लोगों के साथ वार्ता हुई, उसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु जिन पर सहमति बनी, एक तो ये मुकदमे में जो नामजद आरोपी हैं और अन्य जो हैं उन संबंधित की गिरफ्तारी की जाए। तो उसके संबंध में कुछ गिरफ्तार भी हुए और बाकी कार्रवाई करवा रहे हैं पुलिस से, इसमें सहमति हुई है। दूसरा है दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का है। तीसरा जो आरोपी के मकान जो है अतिक्रमण में बताए गए हैं, तो उसके संबंधित की जाँच करके नियमानुसार उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनका जो भी देखिए, कल जो एक बच्चा गायब था उसका मुकदमा दर्ज हुआ था। कल हमने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके निदाशाई से डेड बॉडी को रिकवरी कर लिया था और उसके पोस्टमार्टम को लेके पीड़ित पक्ष है वो कुछ डिमांड को लेके आज धरने पे बैठा था। कलेक्टर साहब के और हमारे साथ में उनके जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ वार्ता हुई। वार्ता होके ये तय हुआ कि ये जो इसकी जांच है वो SIT गठित की जाएगी। एडिशनल SP के नेतृत्व में वो अनुसंधान करेगी। भाई हमारी यही मांग है कि 2 ने अगला ने गिरफ्तार करो और टोटल जितना भी दोषी है पाने सजा मिले और ये गिरोह को पूरा पर्दाफाश हुए। कौन कौन गिरोह में
और करेंगे इस बीच मिल रहे सत्ता में आने के बाद से भजनलाल शर्मा सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस है। मरीजों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार तमाम आला अधिकारियों के जरिए अस्पतालों का इंस्पेक्शन करवा रही है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने एक नवाचार भी किया है, जिसके बाद अस्पतालों में स्थितियां सुधरना तय है तो कमियों पर भी तुरंत एक्शन होगा। क्या है वो नवाचार, इस रिपोर्ट में देखिए। अभी नवाचार किया है जिसके अंतर्गत ओडी के ऐप है जो डेवलप किया गया, जिसमें माननीय अपने डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर साहब, एसडीएम और विभागीय अधिकारी भी है जो मौके पर जाकर निरीक्षण कर रहे। अभी तक एज ऑन टुडे, आज की तारीख में इस समय तक 960 संस्थानों का इंस्पेक्शन हो चुका है। उसमें हमारे पास अच्छा जो फीडबैक आ रहा है। इस ऐप को जिले के सीएमएचओ भी एक्सेस कर पाएंगे। खराब स्थिति वाले चिकित्सा संस्थानों को सुधार का मौका भी दिया जाएगा और सीएमएचओ को सुधार की रिपोर्ट भी वापस भेजनी होगी। वहीं जहां सुविधाओं में सुधार नहीं होगा तो विभाग संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। इसमें जो कोई कमी पेशी जैसे आ रही है, मोटे तौर पर उदाहरण के लिए कहीं कोई चिकित्सक उपस्थित नहीं है या सेवाएं उपलब्ध नहीं है, लेबर रूम में है जो कुछ कमी है, या अस्पताल के अंदर साफ सफाई, शौचालय की स्थिति अगर उचित नहीं है, तो वो हमने एज ए सीएमएचओ को भी इसका एक्सेस दिया हुआ है। तो अपने ज़िले की वो रिपोर्ट देकर उसको वापस विद इन ए वीक है जो उसके सुधारात्मक है जो क्या है जो कार्रवाई भी है, उसको भी हम लोग उसको सीएमएचओ से मंगवाएंगे। सबका साथ सबका विकास के साथ सत्ता में आई भजनलाल सरकार प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का नवाचार अगर अमली जामा पहनता है तो प्रदेश वासियों को उनके जिले में ही बेहतरीन इलाज मिलेगा और इसके लिए उन्हें दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। सादगी के साथ हुई ये शादी खूब चर्चाओं में है। एक विवाह ऐसा भी, आईपीएस और आईएएस ने पेश की मिसाल। 1 रुपया और नारियल लेकर शादी, सादगी ने जीता लोगों का दिल। आईएएस अपराजिता और आईपीएस देवेंद्र रुयाल की शादी उन लोगों को आईना दिखा रही है जो शादी के नाम पर लाखों रुपए बर्बाद करते हैं। ये शादी उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो दहेज की लालच में शादी तोड़ देते हैं। चूरू जिले के खासौली गांव के आईपीएस देवेंद्र रुयाल और भरतपुर की आईएएस बिटिया अपराजिता ने महज 1 रुपए और नारियल लेकर के शादी कर मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, आईपीएस देवेंद्र अपनी दुल्हनिया हेलीकॉप्टर से लेकर के ससुराल पहुंचे, जहां परिजनों ने बहू का पलक पावड़े बिछा करके स्वागत किया। बहू के स्वागत में घर वाले राजस्थानी लोक गीतों पर जम करके थिरके। से भी ज्यादा मान सम्मान के साथ हम अपने बहू को लेकर आए, जो परिवार की बहुत जल्दी मुखिया भी। दहेज भौतिक संपत्ति को नहीं कहते, सबसे बड़ा जो दहेज है वो दुल्हन है। जो दहेज है आजकल तो छोटी छोटी गाड़ियों पर भी लिखा हुआ आता है जो दुल्हन ही दहेज है। दुल्हन है वो डॉक्टर अमर सिंह जी ने हमें अपनी बेटी है पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया, आईएएस बनाया है, वो है हमारा दायित्व है कि हम उसको उतना ही मान सम्मान दें जितना उसके पापा ने दिए। दूल्हे के पिता की तरह ही उनके परिजनों का भी मानना है कि ये शादी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। अगर बहू को बेटी मानकर शादी की जाए तो दहेज जैसी बुराई को समाज से पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। ये शादी सिर्फ 1 रुपया और नारियल में हुई है और ये एक आईएएस और आईपीएस की शादी है। तो ये हमारी पीढ़ी और समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जो हम एक दहेज प्रथा है उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और साथ में जो एक बच्चे हैं और आगे हमारी पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत बड़ा उत्साह और एक जो हमारी प्रेरणा है उसके लिए ये काम करेगा। सादगी के साथ हुई ये शादी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं शादी के नाम पर लाखों रुपए की फिजूल खर्ची करने वालों के लिए भी ये सीख बनी हुई है। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।